भूगोल के अध्ययन में तापमान का अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने पृथ्वी के तापमान के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया और हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाली समताप रेखाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया। यानी हमने पृथ्वी के पर जो आइसोथर्म लाइनें पाई जाती हैं और वो कैसी कैसी होती हैं उनके बारे में भी हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ तापमान के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें, और इस वीडियो में हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे और अगर कुछ बातें शेष रह जाती हैं तो उनका हम शीघ्र ही अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में हमने पृथ्वी के वायुमंडल के जो लेयर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारा ध्यान देने का केवल यही अध्ययन उद्देश्य है कि हम इस अध्ययन से तापमान के जो वर्टिकल यानी कि जो लंबवत तापमान है उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी का अर्थ सतह होता है, यानी कि अर्थ सरफेस होता है, और इस सतह से ऊपर हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में तापमान है। और ये तापमान जैसे ही हम सतह से ऊपर जाते हैं तो ये तापमान घटता जाता है और ये तापमान पृथ्वी के ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी हिस्से तक पहुँचते पहुँचते लगभग 57 डिग्री माइनस में पहुँच जाता है। यानी कि यह -57 डिग्री सेल्सियस पर ट्रोपोपास के पास होता है। और दोस्तों, इस ट्रोपोपास से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो एक स्ट्रेटोस्फीयर आता है और इस स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि इसी में एक ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखती है और उसके सोखने से इसका तापमान बढ़ता है। तो ये तापमान स्ट्रेटोपास तक बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वहीं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से जब हम और ऊपर बढ़ते हैं स्ट्रेटोपास से ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा एक वायुमंडल का दूसरा हिस्सा पाया जाता है जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं। यानी कि यह मध्यमंडल है और यहाँ पर तापमान तेज़ी से घटता है और इस तापमान के घटने से इस मीसोस्फीयर का सबसे कम तापमान होता है, यानी कि ये लोएस्ट ताप का क्षेत्र है। और इस यहाँ पर तापमान जो है 90 डिग्री माइनस में होता है और ये कभी कभी 100 डिग्री माइनस में भी आपको किताबों में लिखा होगा, लेकिन ये 90 और 100 के बीच में कहीं पर होता है। और यही मीसोस्फीयर से जब ऊपर हम जाते हैं तो हमारा एक थर्मोस्फीयर यानी कि आयनोस्फीयर पहुंचता है। और आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन इन दूर दूर होने पर भी इन मॉलिक्यूल्स में तापमान जो है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ का जो तापमान है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो तापमान 1200 डिग्री है वो यहाँ पर पाई जाने वाली गैसों के मॉलिक्यूल्स का होता है। और इस क्षेत्र का इतना तापमान ज़्यादा होने पर भी अगर यहाँ पर कोई अंतरिक्ष यात्री पहुँचे तो तापमान ज़्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि इनके जो कणों में तापमान है वो कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान होता है। ये सबसे अधिक तापमान का क्षेत्र है और ये मीसोस्फीयर सबसे कम तापमान का क्षेत्र है। और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी हिस्से पर 0 सेंटीग्रेड तापमान होता है। वहीं ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी हिस्से ट्रोपोपास पर तापमान -57 डिग्री होता है और पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। तो दोस्तों, ये हमारे तापमान के वर्टिकल बारे में अध्ययन हुआ। तो अब हम इस ट्रोपोस्फीयर में तापमान में कई चेंज आते हैं और बहुत से चेंज आते हैं और बहुत उन चेंजों के लिए शब्द भी प्रयोग होते हैं और उन वैज्ञानिक शब्दों का अर्थ जानना हमारा सभी का कर्तव्य है, क्योंकि यदि हम
शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या हम एक अच्छे नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ अच्छे से मालूम हो। तो दोस्तों अब हम इस वायुमंडल यानी कि जहाँ पर मनुष्य रहता है उस मंडल में जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें होने वाली घटनाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन के लिए हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और उन शब्दों का अर्थ और उनकी कंडीशन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इन शब्दों के बारे में। हमारा ये वायुमंडल है और इस वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन होता है, यानी वायुमंडल ये ठंडा होता है और गर्म होता है। तो ये ठंडा होने और गर्म होने में जो फैक्ट काम करते हैं यानी कि जो विधियां हैं वो विधि 4 हैं। उन 4 विधियों में नंबर 1 पर जो हमारी पहली विधि आती है वो सूर्य तप है, यानी सूर्य का तप ही हमारी पृथ्वी को जब मिलता है तो उस तप से ही वायुमंडल गर्म होता है। और ये वायुमंडल सूर्य से आने वाली जो 60 वेव्स होती हैं वो पृथ्वी तक आती हैं। उन 60 वेव से कम गर्म होता है, जबकि पृथ्वी से जो ताप अवशोषित कर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल विकिरण जो होता है उससे अधिक वायुमंडल गर्म होता है। तो ये वायुमंडल का सूर्य ताप एक कारण है जिससे कि हमारे वायुमंडल गर्म होता है। और दूसरा है चालन विधि, यानी ये चालन विधि वह विधि है जब कोई चीज़ या किसी वस्तु का एक सिरा गर्म होता है तो उस वस्तु का ये दूसरा सिरा भी गर्म होता है। तो इस विधि को जो है वो चालन विधि कहते हैं। और इस चालन विधि से भी हमारा वायुमंडल गर्म होता है, यानी जब पृथ्वी के नज़दीक पृथ्वी गर्म होती है तो उससे लगने वाली हवाएं गर्म होती हैं और वो हवाएं पड़ोस की हवा को गर्म कर देती हैं और उसकी हवा पड़ोस की हवा को गर्म कर देती है। तो इसे चालन विधि द्वारा कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। उस चालन विधि द्वारा भी हमारे वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन होता है, यानी कि जब कोई एक तरफ ठंडी होगी तो इधर की ऊर्जा इधर आ जाएगी चलकर, और इसे ही चालन विधि कहते हैं। और ये कम होगी, अगर इधर ऊर्जा अधिक है तो वो ऊर्जा इधर पहुंच जाएगी चालन विधि के द्वारा। दूसरा है विकिरण विधि। विकिरण विधि पृथ्वी से उठने वाली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो विकिरण होता है उसे और सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव विकिरण, इनसे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। ये विकिरण विधि है। और तीसरी विधि है संवहन। संवहन विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आगे हम क्लाइमेट का अध्ययन करेंगे यानी कि जलवायु का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये संवहन विधि बार बार आएगी। और ये संवहन विधि को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये संवहन वह क्रिया है जैसे कि कहीं पर किसी एक क्षेत्र की वायु राशि है और इस वायु राशि को जब गर्मी मिलती है, यानी वायु राशि ये जब गर्म होती है तो ये गर्म होकर वायु राशि ऊपर के लिए उठती है। और ये जब ऊपर गर्म वायु राशि उठती है तो पास से ठंडी वायु राशि जो है वो इसकी तरफ आती है। और इस गर्म वायु राशि को ऊपर उठने की क्रिया को ही संवहन कहते हैं। और ये संवहन क्रिया ही होती है। और इस संवहन की क्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो आप एक बर्तन में चाय जाती है तो उस चाय में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी में संवहन तरंगें उठती हैं। नीचे से पानी ऊपर आता है और साइडों से जाके फिर वो नीचे बैठता है, फिर भी इससे ऊपर आता है। जहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा वहीं से पानी ऊपर आएगा। तो ये संवहन की क्रिया है। पृथ्वी को सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है उससे पृथ्वी गर्म होती है, लेकिन क्या पूरी पृथ्वी एक से ही गर्म होती है, यानी वायुमंडल क्या हर हिस्सा एक सा गर्म नहीं होता, इसलिए उसमें ताप अंतर मौजूद होता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में और पृथ्वी पर ताप में अंतर पाया जाता है और इस ताप के अंतर को ही तापांतर कहते हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले तापांतर को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक तो दैनिक तापांतर और दूसरा वार्षिक तापांतर। यानी हमारे पृथ्वी पर दिन में जो हमें
ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मा रात में पृथ्वी के लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो विकिरण होता है उसके द्वारा वो ऊष्मा को बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, और वो जब ऊपर आती है तो उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो ये दिन में दोपहर बाद लगभग 2 से 4 बजे के बीच, दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच जो है वो अधिकतम तापमान वहीं रात्रि में ये आधी रात के बाद 2 से 4 बजे के बीच कहीं पर जो है वो न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है, और इस अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को ही दैनिक तापांतर कहते हैं, यानी जो एक दिन में प्राप्त होता है। अच्छा, पृथ्वी का ये अधिकतम तापांतर और न्यूनतम तापांतर कहाँ होगा? ये वहीं पर होगा जहाँ पर सूर्य का अधिक प्रकाश मिलता है, यानी अधिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और रात में वो अधिक से अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में वायुमंडल में वापस कर दी जाती है। तो ये वो क्षेत्र है पृथ्वी में सहारा मरुस्थल में लीबिया अल अजीजिया, यानी लीबिया देश में अल अजीजिया जो शहर है, लीबिया देश का अल अजीजिया शहर, जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक रहता है, यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिकतम होता है, और ये यहाँ का दिन का जो तापमान लगभग 57 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, और रात का जो है वो 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये लगभग 56 डिग्री और तक तापमान में दैनिक तापांतर आ जाता है। वहीं वार्षिक तापांतर जो है वो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है और फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है। तो ये वार्षिक तापांतर जो है वो पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में बर्खोयांशक, साइबेरिया का एक स्थान है बर्खोयांशक, जहाँ पर बर्खोयांशक, ये बर्खोयांशक जो शहर है यहाँ पर -58 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो है वो शीतकाल का तापमान है, यानी कि ये जनवरी का तापमान है शीतकाल में, और वहीं साथ में ही ये ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान वो जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहाँ पर संसार का सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। अगला है हमारा एक ऊष्मा बजट विसंगति। चूँकि हम ऊष्मा बजट का अध्ययन पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं, और उसमें हमने ऊष्मा बजट का विस्तार से अध्ययन किया है, और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ऊष्मा बजट विसंगति क्या है। इसके भी 2 भाग हैं, ऊष्मा वैश्विक ऊष्मन और वैश्विक शीतलन, यानी कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है, यदि वो सारी ऊष्मा अंतरिक्ष में ना पहुंचकर उसमें से कुछ ऊष्मा पृथ्वी पर संरक्षित रह जाए, तो उस ऊष्मा को ही हम ऊष्मा बजट विसंगति कहते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य से माना के 100 यूनिट ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर लेती है, और उस 100 यूनिट ऊर्जा को पृथ्वी फिर वापस 100 यूनिट ही अंतरिक्ष में भेज देती है, तो इसमें ऊष्मा बजट संतुलन होता है। लेकिन यदि वो 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त करती है और 99 यूनिट ही वापस भेजती है, तो 1 यूनिट अगर ऊष्मा बचेगी या 0.1 यूनिट भी अगर ऊष्मा बचेगी, तो उससे हमारी पृथ्वी का जो है वो तापमान बढ़ने लगेगा, और उसी पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान को हम वैश्विक ऊष्मन के नाम से जानते हैं। और अगर ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल अधिक होगा तो पृथ्वी का तापमान कम होने लगेगा, और इससे कम होते हुए तापमान को हम वैश्विक शीतलन कहेंगे। और इस समय हमारी पृथ्वी जो है वो वैश्विक ऊष्मन से जो है वो सामना कर रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं अगला एक पॉइंट है क्षैतिज और अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। यानी पृथ्वी पर
क्षैतिज या अक्षांश के रूप में ऊष्मा का संतुलन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के बहुत ही बड़ी एक पृथ्वी का जो सरफेस है और पृथ्वी एक गोलाकार है और इस पर सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वो अलग अलग कोणों पर मिलता है और अलग अलग जगह उसके अलग अलग कोण बनते हैं, यानी पृथ्वी की रेखाएं जहाँ पर जो है पृथ्वी पर सूर्य लंबवत चमकेगा यानी कि सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ का तापमान अधिक होगा और जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ का तापमान कम होगा। तो इस अधिक और तापमान को कम होने में ये तापमान एक सा ही पृथ्वी पर बना रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है लगभग वही है, एक सामान्य तापमान ही बना रहता है, जबकि एक क्षेत्र को अगर अधिक तापमान है तो वो अधिक होते होते वो बहुत ही अधिक हो जाए, ऐसा नहीं है। तो यही इसी का जो संतुलन होता है उसे हम अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी का हमारा ये जीरो है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं और इस विषुवत रेखा से लेकर 37.5 उत्तरी अक्षांश है, यानी ये 23.5 है, करक मकर रेखा नहीं है, ये 37.5 उत्तरी अक्षांश है और 37.5 दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो भाग है इसे तापाधिक्य का क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर तापमान जो है वो अधिक प्राप्त होता है, जबकि यहाँ से जो पृथ्वी ऊपर के लिए लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल विकिरण जो करती है वो कम करती है, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है और यहाँ से तापमान जो है वो कम अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जबकि 37.5 से लगाकर 66.5 अंश का ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है और इधर का इसमें जो है ताप न्यूनता का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जितना पृथ्वी तापमान अंतरिक्ष में भेज देती है उससे कम ताप प्राप्त होता है। यानी यहाँ सूर्य से जो किरणें जो हैं वो बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य का ताप कम प्राप्त हो पाता है और यहाँ से विकिरण जो है वो अधिक होता है। यहाँ पर पृथ्वी से विकिरण कम होता है और सूर्य से तापमान अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर पृथ्वी से विकिरण अधिक होता है और सूर्य से तापमान कम प्राप्त होता है। तो इस तरह का यदि अगर पोजीशन बनी रहे, यहाँ पर अधिक तापमान प्राप्त है और विकिरण कम है, तो यहाँ का जो ऊष्मा बजट जो है वो विसंगति हमेशा प्लस में रहेगी, यानी यहाँ की विसंगति प्लस में होगी और यहाँ की माइनस में होती और ये प्लस 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 होते 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 ये तो बहुत ही गर्म हो जाना चाहिए थी और ये माइनस में है तो ये शीतल होते 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 ये बहुत शीतल हो जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है इसे जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसे हम ऐसे जानते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर स्थल भाग हैं और जल भाग भी हैं और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल भाग है उनकी जल राशि हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती रहती है। वो वहाँ पर धाराएं पृथ्वी के समुद्र के अंदर वो धाराएं चलती हैं, जिन धाराओं से हमारी जल राशि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है यहाँ पर ताप आधिक्य के क्षेत्र से न्यून ताप की तरफ जब जाती है तो अपने साथ ही यहाँ का तापमान भी ले जाकर और इन क्षेत्रों में छोड़ती है, वहीं इन क्षेत्रों का तापमान ले जाकर इन क्षेत्रों में छोड़ती है और यहाँ का न्यून तापमान लाकर इधर छोड़ देती है अधिक तापमान के क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये जो है वो ताप का संतुलन बना रहता है। वहीं वायुमंडल में भी यहाँ से जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं, पृथ्वी पर चलने वाली सनातनी हवाओं से और सागरों में चलने वाले जो हमारी धाराएं हैं, जल धाराएं हैं, उनसे हमारी पृथ्वी का जो अक्षांशीय ऊष्मन है वो बना रहता है। क्षैतिज ऊष्मन पृथ्वी पर सागरीय धाराओं और सनातनी पवनों द्वारा संतुलित किया जाता है।
संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ अपने वायुमंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ताप विसंगति के बारे में हम चर्चा शीघ्र ही दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।